Good evening, everyone. So today I'm going to start, or I'm going to give a lecture on the topic of administration and management, the introduction of the administration and introduction of the management, and some of the objectives and purposes and the functions and principles of the administration and management. So basically, ये जो लेक्चर है या सेशन है, बेसिकली एक यूनिट जो फर्स्ट हम काउंट करते हैं नर्सिंग जो कोर्स है उसमें आइदर वो जीएनएम का हो, बीएससी का हो और पोस्ट बेसिक का हो, तो सभी में ये ऑलमोस्ट जो है वो फर्स्ट यूनिट के तौर पर इस यूनिट को देखा जाता है, इस टॉपिक को देखा जाता है, क्योंकि ये बेस है जो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है उसका। क्योंकि इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला जो आएगा हमारे पास, सो इंट्रोडक्शन में अगर मैं स्टार्ट करूं तो फर्स्टली है एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड है जो उसका क्या मीनिंग है, क्या उसकी इंट्रोडक्शन है, सो कहाँ से ये वर्ड आया। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है या एडमिनिस्टर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड है जो कि एडमिनिस्ट्रे से आया है, जिसका मीनिंग होता है टू केयर फॉर और टू लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर। सो कुछ एक प्रोसेसेस को, कुछ एक सिचुएशंस को मैनेज करना है, जो ये इस वर्ड का मीनिंग होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, टू एडमिनिस्ट्रेट। ओके, सो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है कि हम अलग अलग सिचुएशंस को, कंडीशंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो ये इसका मीनिंग रहता है। अलग अलग जो अफेयर्स हैं, सो उसको कैसे, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क्स हैं, सिचुएशंस हैं, उनको एक मैनेजर कैसे डील करेगा, कैसे उसके एम्प्लॉयज डील करेंगे। सो ये सभी चीजें जो है वो इसके इंट्रोडक्शन में आती है, इसका मीनिंग है। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लिश कॉमन। तो एक लाइन और इसमें अगर ऐड करें तो एक ग्रुप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ एक सिंगल पर्सन नहीं होता, उसमें बहुत सारे पर्सन होते हैं। सो वो सभी के सभी मिलके जो है तो एक कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं और आगे चल के जो है वो एक कॉमन गोल को अकम्प्लिश करते हैं। तो ये सभी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। ओके, सो कोऑपरेट करते हैं अपने आपस में और आगे चल के उसमें जो है अपना पार्टिसिपेशन देके एक कॉमन गोल अचीव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। सो एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूं, सो एडमिनिस्ट्रेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिजायर्ड गोल्स और द एंड्स। ओके, सो बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो वो उसको मैनेज करने को हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उसका बजट है, उनकी जो एक्टिविटीज है एम्प्लॉयज की, उनका सुपरविजन है, बजटिंग है, इन सर्विस एजुकेशन है, और बहुत सारे आगे चल के जो एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को मैनेज करना और एक कॉमन गोल को, जो डिजायर्ड गोल है, उसको अचीव करना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, सो दैट वाज द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंड इज द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद द मिनिमम ऑफ द एफर्ट्स। ओके, सो बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ, ये है कि मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव करना बाय द यूज ऑफ द मिनिमम ऑफ द रिसोर्सेज। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको मिनिमम यूज करके, उनकी कंजप्शन करके मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव करना ही है मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है, अगर इस डेफिनेशन के कंटिन्यूशन में है, सो एज टू सिक्योर मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एंड गिव द पब्लिक द बेस्ट पॉसिबल सर्विस। ओके, सो डेफिनेशन के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव करना बाय द यूज ऑफ द मिनिमम ऑफ द रिसोर्सेज। okay, so that is the part of the definition। okay, so minimum हम resources को यूज करें और maximum results अचीव करें, और आगे चल के यही प्रोसेस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए प्रॉस्परस हो, हैप्पीनेस क्रिएट करे
और जो पब्लिक है उनको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करे, इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। जॉन मी की ये डेफिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑथर नेम इज जॉन मी। ओके, सो दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, जैसे हम इसको ज्यादा ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें कोई ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि ज्यादा कोई इसमें डिफरेंशिएशन है। दोनों डेफिनेशंस में दोनों ही वर्क करते हैं, और दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं वो एक डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए हैं। जो दोनों ही टॉपिक मैं नाम ले रहा हूँ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के, एक वाइड टॉपिक्स हैं ये दोनों ही। और अगर हम देखें इनके यूजर्स के अकॉर्डिंगली, तो मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा यूज किया जाता है, उसका उसके जो वेज हैं, टेक्निक्स हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक सेक्टर में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस, तो बेसिकली जो एक कॉमन डिफरेंस है इनमें, वो यही है कि जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में मेनली हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक सेक्टर में इम्प्लीमेंट होता है, या वो अपना पार्टिसिपेशन वहां पे देता है। ओके, और अगर डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, ये एक बेसिक डिफरेंशिएशन था, एक जनरलाइज डिफरेंशिएशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिफरेंशिएशन और द डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो इसके अलग अलग बेसिस के ऊपर में मैं आपको डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। मैनेजमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे अलग है। ओके, सो इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट जो है, अगर हम नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे देखें, सो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन का बेसिस है, दैट इज नेचर ऑफ द वर्क। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इट इज कंसर्न्ड अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेजर पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अगर वर्क के अकॉर्डिंगली देखें, तो मेजर जो पॉलिसीज होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, सो उनके लिए होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर मैनेजमेंट की बात करें, so it puts into action the policies and plans laid down by the administration. So in simple words, administration जो है वो डायरेक्शन देता है कि आगे पॉलिसीज कैसी होंगी, उनको प्लान करता है। ठीक है, उनको प्लान करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को प्लान करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए, वी आर हैविंग द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, और अगर इन्हीं सबको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए होती है मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट मेनली डील्स विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द various or the major policies that are planned by the administration. Okay, so that was the differentiation according to the nature of work. Second is about on the basis of type of function. So एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक डिटर्मिनेटिव फंक्शन इसको हम बोलते हैं, जो डिटरमाइन करता है चीजों को। इनके पास डिसीजन मेकिंग हम ये कह सकते हैं कि फाइनलाइज करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, सो फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिटर्मिनेट करते हैं, किसी भी चीज को फाइनलाइज करते हैं। और जो मैनेजमेंट है, बेस्ड ऑन द फंक्शन, ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन इनका होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का। सो डिटर्मिनेटल और डिसीजन मेकिंग जो फंक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है, और जो मैनेजमेंट है उनके पास आगे चल के जो है वो फंक्शन है उनका इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, सो दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोप। तो स्कोप पे बेसिस के स्कोप के बेस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेशन के है, इट टेक्स मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज एज अ होल। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो मेजर डिसीजन जो हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लेते हैं डिसीजंस। एंड सेकंड जो मैनेजमेंट है, इट टेक्स द डिसीजन विद इन द फ्रेमवर्क सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने आप डिसीजन नहीं, जो फ्रेमवर्क सेट किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें रह के तो आगे चल के जो ये जो है आगे डिसीजन जो है, एक तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर कुछ डिसीजन लेने होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेटअप बनाया गया है, फ्रेमवर्क तैयार किया गया, उसमें रहकर ये डिसीजन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ अथॉरिटी। जो हमारा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का बेस है, दैट इज लेवल ऑफ अथॉरिटी। सो एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक टॉप लेवल एक्टिविटी जो इनमें होती है, टॉप लेवल के एम्प्लॉयज हम कह सकते हैं। ओके, सो टॉप लेवल की अथॉरिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। और इन केस ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज अ मिडल लेवल एक्टिविटी। ओके,
इसमें टॉप लेवल की अथॉरिटी नहीं, मिडिल लेवल की होती है। ओके, सो इसमें मेनली मैनेजर्स डील करते हैं, ना कि टॉप लेवल एम्प्लॉयज। ओके, सो दैट इज द डिफरेंशिएशन बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ द स्टेटस। सो स्टेटस के अकॉर्डिंगली, उसके स्टेटस के नेचर के अकॉर्डिंगली हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनर्स हु इन्वेस्ट कैपिटल इन एंड सीक प्रॉफिट्स फ्रॉम एन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉप लेवल अथॉरिटीज की एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा पार्टिसिपेशन होती है। इनमें ओनर्स आते हैं, जो मालिक हम कह सकते हैं, इन शॉर्ट अगर कॉमन वर्ड्स में हम बात करें तो वो आते हैं जिन्होंने अपना बजट या इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा उन्होंने कर रखा है, तो मेनली वो आते हैं। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मैनेजरियल पर्सन हु यूज देयर स्पेशलिस्ट नॉलेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, और अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें मैंने आपको पहले ही बताया, मैनेजर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयज होते हैं, मेजर इन्वेस्टर्स नहीं होते, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने के लिए अपनी नॉलेज, अपनी क्वालिफिकेशन का यूज करते हैं और आगे चल के उस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। सो दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द नेचर ऑफ स्टेटस। नेक्स्ट इज ऑन द नेचर ऑफ द यूजर्स। सो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें नेचर ऑफ यूजर्स के अकॉर्डिंगली, इट इज पॉपुलर विद द गवर्नमेंट, मिलिट्री, एजुकेशन एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने नाम लिए, गवर्नमेंट में है आइदर सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, एंड मिलिट्री है, उसमें एजुकेशनल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेनली पार्टिसिपेट अपना करती है। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, इट इज यूज्ड इन बिजनेस एंटरप्राइजेस। ओके, सो जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस मेनली, जिसमें बिजनेस है मेनली, जो वो हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, इट्स डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पब्लिक ओपिनियन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। सो डिसीजन मेकिंग जो है वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ्रेंशिएट करती है। वो कैसे करती है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज पे बेस्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली होते हैं, वो उनको अल्टर कर सकते हैं, फैक्टर ये इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन के अकॉर्डिंगली होते हैं, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स को वो चेक करते हैं। और अगर हम बात करें मैनेजमेंट में, so its decisions are influenced by the values, opinions and beliefs of the manager. So उसमें मेनली मैनेजर्स जो है वो डील करते हैं मैनेजमेंट में, सारी चीजों को सुपरवाइज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी उनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो मैनेजर्स अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंगली आगे मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द मेन फंक्शंस। अगर मेन फंक्शंस के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में अगर हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो इसमें फर्स्ट आता है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस आर इन्वॉल्वड इन इट। ओके, सो बेसिक जो फंक्शंस, जो मेन फंक्शंस और बेसिक फंक्शंस हम कह सकते हैं, इन जनरल बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। पोस्ट को आप सबने पढ़ा होगा, बीएससी के स्टूडेंट्स जो सीनियर क्लासेस के हैं, पोस्ट बेसिक के हैं, जीएनएम के हैं, तो पोस्ट कोर के बारे में आपको पता होगा। तो उसमें से दो वर्ड्स हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। फंक्शंस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। और अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो उसमें जो है मोटिवेटिंग या मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट के पास होते हैं। ओके, एंड लास्ट इज द एबिलिटीज। बेस्ड ऑन द एबिलिटीज देयर इज आल्सो डिफरेंशिएशन। सो इसमें आ जाएगा इट नीड्स, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इट नीड्स एडमिनिस्ट्रेटिव रेदर देन टेक्निकल एबिलिटीज। ओके, सो इसमें देखिए मेनली अगर हम बात करें एबिलिटीज की, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके वो उसमें सभी टॉप लेवल की अथॉरिटीज होती हैं, एम्प्लॉयज अगर हम कहें कि उसमें कौन होते हैं, तो सारे के सारे टॉप लेवल के जो अथॉरिटीज उसमें आती हैं, तो उनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेनली डिसीजन मेकिंग, उनके पास जो पावर या एबिलिटी होती है रेदर देन कोई टेक्निकल एबिलिटी। ओके, सो अगर हम बात करें यही चीज, जो इनके पास टेक्निकल एबिलिटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये मेनली डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में। लेकिन अगर हम बात करें एबिलिटीज की मैनेजमेंट में, तो उनके पास जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनके पास सारी की सारी टेक्निकल एबिलिटीज होती हैं। ओके, सो ये था डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंशिएशंस बता दिए हैं, डिफरेंशिएट कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग है मैनेजमेंट से। देखने में दोनों सेम लगते हैं, डेफिनेशंस भी सेम लगते हैं, ऑलमोस्ट वो है भी सेम, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स हैं
जिनके ऊपर वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, सो मेनली कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को रह जाती है, ये दोनों चीजें सेम है। देयर इज सम डिफरेंशिएशन और डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। कुछ एक फंक्शंस की अगर बात करें, पहले मैं आपको इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैनेजरियल लेवल्स होते हैं। अगर मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उसमें मैनेजमेंट के बारे में बात की है, तो मैनेजर्स इसमें वर्ड आ रहा है, तो उसके बारे में मैं इसमें थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। मैनेजर लेवल जो होता है, उसमें एक लेवल, कई लेवल्स होते हैं। तो कैसे कैसे लेवल्स होते हैं, इसमें मेनली 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे जो है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, के पास लीस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग होती है, उनको सारे काम जो है वो सिर्फ इम्प्लीमेंट करने होते हैं, उनके पास खुद के पास जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती या बिल्कुल कम होती है। उसके ऊपर उनके ऊपर आते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, जिनके पास अथॉरिटी नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय से ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि वो अपने बहुत सारे डिसीजन खुद ले सकें, लिमिटेड होते हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं जो कि आगे सुपरवाइज करते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को। ओके, देन फर्स्ट जो लाइन मैनेजर्स हैं उनके ऊपर होते हैं मिडल मैनेजर्स। तो मिडल मैनेजर्स, ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं, उनको डायरेक्शंस देंगे। ओके, सो वो आएंगे मिडल मैनेजर में। इनकी अथॉरिटी जो है बाकियों से, फर्स्ट लाइन मैनेजर और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज से ज़्यादा होती है। इनका एरिया जो वाइड है। अगर ये जो वर्क करते हैं, ये करते हैं टॉप मैनेजर्स के अंडर। ओके, तो टॉप मैनेजर्स वो फर्स्ट स्टेज है, टॉप स्टेज हम कह सकते हैं, जिसमें वो टॉप लेवल के मैनेजर्स आते हैं जो हर एक चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकियों को सुपरवाइज करते हैं, गाइडेंस देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। पोस्ट कॉर्प के सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, सारी जो इम्प्लीमेंटेशन हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन से सेट हुए हुए फ्रेमवर्क है, उसमें ये सभी के सभी वर्क करते हैं। लेकिन इसमें सबसे जो ऊपर है टॉप लेवल अथॉरिटी में, वो टॉप मैनेजर्स आते हैं। ओके, सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है मैनेजरियल लेवल्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो थोड़ा सा मैं आपको फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। सो इनके मेनली फंक्शंस क्या है? प्लानिंग करना फर्स्ट जो फंक्शन है, डिफाइनिंग द गोल्स। ओके, गोल्स को डिफाइन करना, स्ट्रेटजीज जो हैं उनको स्टैब्लिश करना भी, ये जो गोल्स हैं उनको किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी से, कौन सी टेक्निक से हमने अचीव करना है। प्लान्स को डेवलप करना और इंटीग्रेट करके रखना एम्प्लॉयज को, ताकि वो पार्टिसिपेशन कर पाएं और आगे चल के कॉमन गोल को अचीव कर सकें। ओके, एंड नेक्स्ट इसमें आता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट टाइम वर्ड सुने ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब है कि किसी भी चीज को सेटल करना। ओके, आपके पास कुछ एक रिसोर्सेज हैं, आपको उनको यूज करना है। एम्प्लॉयज अगर आपके पास हैं, तो आप उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको वर्क दोगे। ठीक है, उनको टॉप लाइन मैनेजर्स, मिडिल लाइन, फर्स्ट लाइन ऐसे करके मैनेजर्स बनाओगे। इन सभी चीजों को ऑर्गेनाइज करना कहते हैं। दैट मीन्स जिस आदमी की, जिस एम्प्लॉय की, या जिस मटेरियलिस्टिक थिंग की जगह जहाँ पे है, उसको प्लेस करना, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे बढ़िया है। ओके, सो उसी को ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ओके, तो ये भी फंक्शन इनके हैं। लीडिंग एक फंक्शन है, थर्ड फंक्शन इज द लीडिंग। देखिए, सबसे बढ़िया मैनेजर्स वही होते हैं जो अपनी टीम को लीड करते हैं। टीम में जो मेंबर्स हैं और जो अंदर और मैनेजर्स वर्क करके हैं, कर रहे हैं, तो उनको टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं, जितने वो बढ़िया होंगे, जितना उनका बिहेवियर, टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज बढ़िया होगी, उतना ही वो उनकी टीम भी वर्क करेगी और उतना ही बढ़िया वो लीड करेंगे। और अगर वो बढ़िया लीड करेंगे अपनी टीम को, तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी। एंड लास्ट फंक्शन इज द कंट्रोलिंग। सो कंट्रोलिंग में आता है कुछ एक फंक्शन, जैसे कि हम बात कर सकते हैं मॉनिटरिंग। इसमें सुपरवाइजिंग आ सकता है, कंट्रोल करना आ सकता है। ओके, मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग द वर्क। ठीक है, मैनेजर्स के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जरूरी नहीं भी हर एक काम हर एक बार ठीक ही होता है, कई बार गलतियां हो जाती हैं। नो बडी इज परफेक्ट। सो मैनेजर्स का ये वर्क रहता है कंट्रोल करने का, जो गलती हुई इमीडिएटली उसको सुधारना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को या एम्प्लॉयज को
या जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो। तो यही है कंट्रोलिंग, तो ये फंक्शन भी है मैनेजर्स का। ओके, सो दैट वाज समथिंग अबाउट द मैनेजर, उनके रोल के बारे में बताया और उनके फंक्शन जो हैं और उनके लेवल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, जो मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। सो फर्स्ट चीज तो जो है कि यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस हम कह सकते हैं जिसको कहीं भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होनी चाहिए या बहुत छोटी में ये इम्प्लीमेंट होता है। ओके, सो ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट होता है क्योंकि चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो या छोटी हो, उसमें वही सारी प्रोसेसेस चलेंगी जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। ओके, सेकेंड इज द गुड मैनेजमेंट इज नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपकी मैनेजमेंट, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, उसके हेड हो और आपकी मैनेजमेंट बढ़िया नहीं है, तो आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे या आएंगे नहीं, या हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाए। तो इसके लिए आपको जो है मैनेजमेंट की जरूरत है। ओके, सो मैनेजमेंट जो है वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी। थर्ड इज द रियलिटी ऑफ द वर्क। रियलिटी, वर्क की रियलिटी को समझने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम कोई वर्क करते हैं उसमें हमें पता लग जाता है ये सिचुएशन जो है उनका हमें सामना करना पड़ रहा है। ओके, सो उसमें हमें रियलिटी जो है वो मैनेजमेंट हमें रियलिटी से जो है वो टच करती है और हमें पता लगता है कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन हमें मैनेजमेंट में मिलेगा। हमारे पास मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयर्स हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट, एम्प्लॉयज आइदर मैनेज और आर मैनेज। ठीक है, सो मैनेजमेंट में क्या हमें बेनिफिट होता है कि मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि मैनेजर्स जो हैं उनको मैनेज करना और आगे मैनेज करना और खुद को मैनेज करना, दोनों चीजें सिखाती हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ मैनेजर। ओके, सो ये एक पॉइंट है कि जब भी हम वर्क करते हैं तो एम्प्लॉयज जो है एम्प्लॉयज जो है वो वर्क करते हैं, तो उसमें जो मैनेजर्स हैं, ओके, सो वो आगे गाइड भी करते हैं, वर्क लेते हैं रिवॉर्ड दे के। ओके, समटाइम्स वी हैव टू गिव द नेगेटिव जो मोटिवेशन हम एक कह सकते हैं पनिशमेंट के तौर पे भी हम देते हैं, उसमें भी मोटिवेशन होता है। सो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो रिवार्ड हो या चैलेंजेस हो, ये सब हमें मैनेजमेंट ही बताता है कि किस तरीके से हमें अपने एम्प्लॉयज को डील करना है और कैसे उनसे वर्क जो है वो लेना है। सो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। क्या हमें मैनेजमेंट जो है वो क्यों जरूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, और हम इससे कैसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल्स जो हैं, जो मेन एक टॉपिक आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, मेनली जो है वो कई बार बीएससी और पोस्ट बेसिक को जो है वो मैनेजमेंट का एग्जाम अगर है तो उसमें जो है पूछा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि प्रिंसिपल जो है वो मैनेजमेंट में के क्या है, और उसमें भी स्पेसिफिकली हेनरी फॉयल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेनरी फॉयल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट में कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल जो है उस मैनेजमेंट को फॉलो करने चाहिए टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट्स और टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स और द आउटकम्स, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ओके, सो वो क्या है। फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ द वर्क। ओके, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको नोट भी कर लीजिए और बुक्स में आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो फॉयल के जो 14 प्रिंसिपल हैं उसमें फर्स्ट है डिवीजन ऑफ द वर्क। सो जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका काम है, वर्क को डिवाइड करना। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उनकी अकाउंटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली वर्क को डिवाइड करना। ऐसा ना हो कि हम उन पर्सन्स को काम दे रहे हैं, वो काम कोई ऐसा दे दिया जिन एम्प्लॉयज को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी या कोई उनको हेल्प नहीं मिली,
भी उनको पता ही नहीं कैसे करना है, लेकिन हमारे पास ऐसे एम्प्लॉयज थे जो उस काम को उनसे ज़्यादा बढ़िया कर सकते थे, एक्सपीरियंस ज़्यादा था उनका, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो जूनियर्स होते हैं उनको ज़्यादा वर्क दे दिया जाता है, डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर नहीं किया जाता, तो वो एंड रिजल्ट में क्या है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो अपने पास कई बार काम कम रख के जूनियर्स को ज़्यादा दे देते हैं। एक पॉइंट पॉजिटिव तो ये है कि वो उनको सीखने का मौका मिले, लेकिन वो तभी हो सकता है कि जब उनको सीनियर से गाइडेंस हो। लेकिन अगर सीनियर्स की गाइडेंस नहीं है लेकिन काम जो है वो ज़्यादा दे दिया, तो दैट विल रिजल्ट इन द जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगी, डेवलप नहीं कर पाएगी, तो एंड रिजल्ट जो है वो काफ़ी खराब होगा। तो इसलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ द वर्क, वर्क जो है वो एम्प्लॉयज में इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ओके, सो एम्प्लॉयज को पता हो कि उनको क्या काम करना है, उनकी एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको वर्क जो है वो डिवाइड करना चाहिए। ओके, so that was the important principle. Second is principle of authority and responsibility. Okay, so दो वर्ड्स हैं, authority. Authority means power to take decision. अगर हमने किसी को काम करने के लिए कहा है तो उसको अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग की पावर देनी पड़ेगी। ओके, और अगर उसको बार बार पूछना पड़े अपने से, मैं ये करूं, मेरे को लगता है ये करना चाहिए, आप फाइनलाइज कीजिए, उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। और अगर हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो हमें डिसीजन मेकिंग की पावर जो है, बहुत बार अथॉरिटी जो है वो देनी पड़ती है, ताकि वो वर्क को ज़्यादा एफिशिएंटली किया जाए, टाइम जो है उसको खराब ज़्यादा ना किया जाए और वक्त जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो। सो अथॉरिटी जो है वो होती है, उसको हम कहते हैं पावर टू टेक डिसीजन, बहुत बार ये देनी पड़ती है, ठीक है। और सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी समझते हैं कि जैसे कि हम कॉमनली बात कर रहे हैं, अगर किसी को कोई वर्क दिया गया है तो वो अपना वर्क समझे। ऐसा ना हो भी वर्क उसको दिया गया था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट नहीं कर रहा और एंड में वो रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं किया। ओके, केयरलेसनेस शो की, और केयरलेसनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे एक मेजर फैक्टर है कि उनका रिजल्ट जो है वो और जो आउटकम्स हैं या गोल्स हैं वो प्रॉपर नहीं होंगे। ओके, सो सेकंड वाज द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसका मतलब इस प्रिंसिपल का यही है कि बहुत बार हमें अथॉरिटी देनी भी पड़ेगी, और जिसको अथॉरिटी दी है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा। ओके, सो ये दोनों चीज़ें अगर हमने किसी को दी हैं तो रिजल्ट बढ़िया आना भी चाहिए। सो इसके लिए जो है सुपरवाइजन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं है, ओके, तो सीनियर को नहीं पता या जूनियर्स जो हैं उनको सीनियर के साथ बिहेवियर प्रॉब्लम है, वो उनको नहीं पता बात कैसे करनी है, ये काम कैसे करना है, ये काम को डिले कर देते हैं, फिर भी कोई पूछ नहीं रहा, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ऐसी चीजें अगर चलेंगी तो ऑर्गेनाइजेशन है जो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगी। ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कितनी आपको लीव्स मिलती हैं, मेनली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो सेक्टर में वर्क करते हैं एम्प्लॉयज, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट में, तो रूल्स बनाए जाते हैं, अभी आप इतनी छुट्टियां ले सकते हो, इतनी नहीं ले सकते, अगर लोगे तो आपकी पे कट होगी। तो वो इसलिए बनाए जाते हैं रूल्स या डिसिप्लिन, इसलिए बनाया जाता है ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि यहाँ तक मेरी लिमिटेशन है। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि लिमिटेशन हमेशा एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए, मैं यहाँ तक काम कर सकता हूँ, यहाँ तक मुझे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस डिसिप्लिन में रहना है, मुझे इस रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के वर्क करना है, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर पाएगी। ओके, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, डिसीजन जो है वो एक सिंगल पर्सन से, एम्प्लॉय से आए, सिंगल मैनेजर या टॉप लेवल अथॉरिटी से आए। ऐसे ना हो कि क्योंकि अगर हम देखते हैं बहुत बार कि अगर डिसीजन जो है वो अलग अलग, कभी ये डिसीजन आ गया फिर चेंज हो गया, किसी एक पर्सन ने डिसीजन लिया, दूसरे ने उसको चेंज कर दिया, दूसरे ने लिया उसको, तीसरे ने चेंज कर दिया, तो जो वर्क करने के लिए साथ में टीम है तो उनको पता नहीं लगेगा हम फॉलो किसको करें। ओके, सो देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड, हमें पता होना चाहिए कि ये चीज करनी है। ओके, सो इसलिए जो कमांड है वो एक साइड से है कि ये काम है, इसको करना है, यहाँ तक करना है, इस टाइम तक करना है और ऐसे करना है। ओके, सो बॉस जो है वो सिंगल होना चाहिए। ओके, सो एक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप में जो रूल है
ऑटोक्रेटिक भी कहीं कहीं चाहिए होती है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक मिक्स करके जो है हम वर्क जो है यूनिटी ऑफ कमांड से ले सकते हैं। तो ये भी प्रिंसिपल जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे ही यूनिटी ऑफ कमांड है वैसे ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयज को पता हो कि हमें जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो तो ये है कि हमें कौन ऑर्डर देगा भी ये काम करना है। ओके, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही चीज होती है कि किस डायरेक्शन में जाना है, वर्क कहाँ तक करना है, कैसे करना है, और क्या उसके रिजल्ट्स आने चाहिए। तो ये सारी चीज आती है डायरेक्शन में। ओके, सो जैसे कभी भी कोई भी वर्क स्टार्ट हो जाता है तो उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, मेनली जो गाइड होते हैं, तो वो उनको टाइम टू टाइम जो है वो डायरेक्शन देंगे। और डायरेक्शन जो है वो एक यूनिटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि एक पर्सन हो उनके ऊपर। और अगर काम करने के लिए आपने अलग अलग पर्सन को लगा दिया, उनके ऊपर फिर से अलग अलग सुपरवाइजर्स हैं सेम काम के लिए, तो हो सकता है अलग अलग पर्सन होने के एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सो डायरेक्शन जो है उसको बताने के लिए एक यूनिटी होनी चाहिए, पता हो एम्प्लॉयज को, पता हो हमें किसको फॉलो करना है, कौन हमें डायरेक्ट करेगा, कौन हमें बताएगा कि काम कैसे करना है, कितना होगा, कितना बढ़िया हुआ, कितना नहीं हुआ। तो इसके लिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एक प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि डेडिकेशन के साथ जोड़, अगर कोई भी पर्सन जो है, कोई एम्प्लॉय है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, ओके, सो उसकी डेडिकेशन जो है मेनली वो होनी चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि जो कई बार एम्प्लॉयज आते हैं वर्क करने के लिए, वो प्राइवेट में अगर काम करते हैं तो बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन कई बार गवर्नमेंट में चले जाते हैं तो ये लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई पूछ नहीं रहा या नहीं पूछेगा तो अपना काम वो कम कर लेते हैं। कई बार, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक एम्प्लॉयज की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेडिकेशन, आप जहां भी वर्क करें, आइदर प्राइवेट में और गवर्नमेंट में, सैलरी तो आपको मिलनी है, लेकिन अगर उसी सैलरी में आप बढ़िया वर्क करेंगे तो आपके लिए भी एक सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। तो यही वो पॉइंट है कि कई बार मैं आपको बता देता हूँ, कई बार प्राइवेट सेक्टर में कुछ पर्सन वर्क करते हैं, एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, उनको लगता है कि मैं क्यों करूँ, ये इसमें मेरा फायदा क्या है, इसमें आपका फायदा या किसी इंडिविजुअल का फायदा वो खुद ना देखे, वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में देखे। ठीक है, अगर मैं ये वर्क करूंगा इससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, और दूसरी बात, इसके लिए मेरे को पे किया जा रहा है। तो जब तक इंडिविजुअल अपना जो है इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ के जनरल इंटरेस्ट पे नहीं आएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन आगे डेवलप नहीं कर पाएगी। सो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो अपना छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम वर्क कर रहे हैं उसको डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी है, ओके, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए भी वर्क करना है। ये एक डेडिकेशन की बात, फीलिंग है जो इस पॉइंट में है। तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि तब तक कोई पर्सन वर्क नहीं करेगा जब तक उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई डेडिकेशन ना हो। ओके, next is next principle is seventh principle is the principle of remuneration of persons। ओके, सो remuneration क्या है कि कितना हम एडिक्वेटली पे कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयज हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम उनको उनके काम के लिए फेयरली पे करते हैं, बिल्कुल जितना उन्होंने काम किया उतना हमने पे किया, जो टॉप लेवल के अथॉरिटीज हैं, मैनेजर्स हैं, चेयरमैन हैं, हम ये बात करते हैं जिन्होंने पे एक्चुअल में प्रोवाइड करनी है, तो जितना काम के अकॉर्डिंगली अगर पे होगी उतनी डेडिकेशन से जो एम्प्लॉय है वो वर्क करेगा। अगर हम वर्क ज़्यादा ले रहे हैं, पे कम कर रहे हैं और ज़्यादा टाइमिंग ले रहे हैं उससे, लेकिन उसको उतना पे नहीं दे रहे, अगर एक्स्ट्रा वर्क कोई ले रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा पे करना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। सो इसी के साथ जो है एम्प्लॉय को लगता है भी मेरे बारे में ऑर्गेनाइजेशन सोचती है तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे सोचना चाहिए। ओके, सो इससे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है मुझे फेयरली पे कर रही है, सो इसका मुझे बेनिफिट है और मैं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वर्क करूंगा। सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, सेंट्रलाइजेशन क्या है, अगर कोई डिसीजन मेकिंग एक ही तरफ से आ रहा है, तो एक ही पर्सन डिसीजन लेगा, कोई और पर्सन डिसीजन नहीं लेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसीजंस
मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन 4 डिपार्टमेंट के ऊपर एक ही पर्सन है, अगर उसने डिसीजन फाइनलाइज किया तो ही 4 डिपार्टमेंट्स के में वही डिसीजन जो आगे चलेगा। लेकिन अगर उसको इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, मतलब 4 डिपार्टमेंट्स को एक ही पर्सन देख रहा है, जो उसने डिसीजन फाइनल किया वो 4 पे इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर 4 जो डिपार्टमेंट्स हैं, ओके, हाँ, तो बात में कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की, थोड़ा नेटवर्क इश्यू था बीच में। तो इसमें मैं बात कर रहा था कि सेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि सेंट्रलाइज जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4 डिपार्टमेंट में एक ही पर्सन डिसीजन लेता है और किसी और पर्सन का डिसीजन नहीं है, एक पर्सन का डिसीजन होगा वो सभी को इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो एक सेंट्रलाइजेशन है। दैट मीन्स एक सेंटर पॉइंट है जो डिसीजन ले रहा है और आगे उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन अगर 4 डिपार्टमेंट्स में 4 अलग अलग पर्सन हैं या और भी उनके लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, कि सब अपने अपने लेवल पे डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, दैट मीन्स कि एक सिंगल हैंडेड जो डिसीजन नहीं लिया गया, अलग अलग स्टेप पे अलग अलग पर्सन के पास पावर थी, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो जरूरी नहीं है कि सभी जगह पे सेंट्रलाइजेशन चले और जरूरी ये भी नहीं है कि सभी जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन चले। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होती है और वैसे वर्क होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे वर्क होता है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द organization structure and the work that is needed by that organization. Okay. So next is the ninth principle, that is principle of scalar chain of command. So इसमें जो आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में क्या आ जाता है, मीन्स द लाइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द चेन ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ये एक होनी चाहिए। हायर लेवल का मैनेजर कौन है, जैसे मैंने आपको अभी मैनेजर्स के बारे में बताया था, टॉप लाइन है, देन मिडिल लाइन आ जाते हैं। ओके, सो उस तरीके से जो है एक स्केलर चेन होनी चाहिए। दैट मीन्स किसको किसका ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद में टॉप लेवल के पर्सन आ जाते हैं, फिर उनके मिडिल लेवल के, फिर लोअर लेवल। ओके, सो ऐसे एक स्केलर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए और ऐसे ही डिसीजन को भी फॉलो करना। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है, इट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द मैन एंड मटेरियल, अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्डर का मतलब है कि हर एक मटेरियलिस्टिक थिंग को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना और हर एक पर्सन को उसकी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली सेट करना उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर। ऐसा होना चाहिए क्योंकि उसको पता हो कि मेरी इस ऑर्गेनाइजेशन में जगह क्या है, मैं कितने डिसीजन ले सकता हूँ, कहाँ तक मेरी लिमिटेशन है, कहाँ तक मैं डिसीजन ले सकता हूँ, कहाँ से मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, कितना वर्क मेरे हाथ में। ओके, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ द पॉलिसीज। कोई एम्प्लॉय छोटा है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस पर्सन है, सभी को फेयरली ट्रीट जो है करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार ये देखने में आता है कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट मिलती है एज कम्पेयर टू द फ्रेशर। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये एक जो है फीलिंग ऑफ जो एंकर डेवलप करता है जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज हैं। सभी को रिस्पेक्ट से, मैं अगर कॉमन सी बात कहूँ तो जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पीएंस हैं, क्लास 4 वर्कर्स हैं, उनको भी बिहेवियर उनके साथ भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि उनके साथ हम जो है वो बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं है, वो चाहे वो एज में बड़े हैं फिर भी हम किसी और तरीके से बुला रहे हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, एक सोशल एक पॉइंट इसको मैं मानता हूँ कि इक्विटी होनी चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन डिफरेंशिएशन हो सकता है लेकिन इक्वल होना चाहिए पर्सन को, चाहे वो रैंक छोटे का है या बड़े का, उसको रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए। उसको वर्क अगर लेना भी है, अगर आपको डांटना भी है तो उसका भी एक तरीका। तो इक्विटी जो है वो सभी में होनी चाहिए, मेन एंड वुमेन, इसके इसमें भी इक्विटी जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सन। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं तो उसको स्टेबिलिटी की गारंटी भी देनी पड़ती है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं भी वर्क बहुत अच्छा कर रहा है
लेकिन हम उसको फेयरली पे नहीं कर रहे, तो वो एक जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो वो पर्सन कभी भी छोड़ के जा सकता है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन उसको पे नहीं किया गया, वो छोड़ के चला गया, इससे ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा। तो इन चीजों का ऑर्गेनाइजेशन को जो है, उसमें जो वर्कर्स हैं, जो है टॉप लेवल के अथॉरिटीज हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जॉब सेटिस्फेक्शन एक पर्सन को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज जो है मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान। तो कई बार क्या है, इनिशिएटिव जरूरी नहीं है हमेशा टॉप लेवल के अथॉरिटी से ही, कई बार जूनियर लेवल के जो पर्सन हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता सीनियर नहीं करते, सभी करते हैं, लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि सीनियर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, सीनियर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो एक्सपीरियंस जूनियर पर्सन है, कई बार वो नॉलेज उनकी बढ़िया होती है, एजुकेशन बढ़िया होती है, तो सभी को मौका देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी जो है प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी चीज को इनिशिएट करना। ठीक है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बढ़िया बेनिफिट हो सकता है, और जो जूनियर एम्प्लॉयज हैं उनको भी एक्सपीरियंस होगा, सीनियर को। लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट टी कॉप्स यूनियन और द यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो सभी जो है टीम वर्क के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करें। ओके, तो इससे जो है ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर यूनिटी होगी तभी स्ट्रेंथ होगी और ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो 14 प्रिंसिपल जो है मैंने आपको बता दी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंडर आते हैं, हेनरी फॉल। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, कई बार शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लास्ट टॉपिक है आज के लिए। तो इसमें आ जाता है एलिमेंट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कॉर्प क्या है, इसकी जो है आप हमें फुल फॉर्म बताइए। एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पोस्ट कॉर्प में से ओ का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो पोस्ट कॉर्प में पी स्टैंड फॉर प्लानिंग, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी जो होता है वो होता है प्लानिंग, किसी भी प्रोसेस को प्लान करना, किसी भी सिचुएशन को प्लान करना। ठीक है, किसी भी तरीके से कितना फंड चाहिए, मान लीजिए कोई हमने वर्क करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस वर्क को फॉलो करे या करते हैं, हमें इन चीजों की जरूरत रहती है। ठीक है, किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें प्लान करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग। इसमें आता है कितने एम्प्लॉयज चाहिए, क्या वर्क होगा, क्या उसके गोल्स होंगे, कितना बजट चाहिए, कितना टाइम चाहिए। ओके, दैट इज प्लानिंग। सेकंड इज द ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, इतना हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन अब बारी आ गई उसको ऑर्गेनाइज करने की। कौन पर्सन कौन सा काम करेगा, कौन सा पर्सन कौन सा काम करेगा, किसको कितना पे करना है, ठीक है, कितने टाइम में कौन सा पर्सन वर्क करेगा, तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो दैट इज ऑर्गेनाइज। थर्ड इज एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना। जैसे मैंने पहले बात की प्लानिंग में कि हमें इतने एम्प्लॉयज चाहिए, चाहिए के बाद है जब हम स्टाफिंग का वर्क आ जाता है, तो हम उसमें स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। मान लीजिए कॉलेज है, तो उसमें अगर हम टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तो उसको स्टाफिंग बोलेंगे। ठीक है, एमएससी लेवल के हैं, बीएससी लेवल के हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे करके हमें स्टाफिंग है, क्लरिकल स्टाफ रिक्वायर्ड है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सीनियर स्टाफ है, तो स्टाफिंग बोलेंगे कि हमने एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, उसमें रिक्रूटमेंट आ जाती है। ओके, सो प्लेसमेंट आ जाती है, पर्सन की वो स्टाफिंग में इंक्लूड होती हैं, और उनको उनकी डिजायर्ड डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली या जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्क किया। नेक्स्ट इज द डी, एंड दैट स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के लिए हमारे पास सुपरवाइजर्स होते हैं। ओके, डायरेक्ट करना, जो भी अगर काम चल पड़ा है, जो हमने स्टाफ को रिक्रूट किया है, उनको डायरेक्ट करने के लिए टॉप लेवल की अथॉरिटी होनी चाहिए, और वो आती है डायरेक्टिंग। ओके, वो आती है डायरेक्ट। नेक्स्ट इज द सीओ। सीओ स्टैंड्स फॉर द कोऑर्डिनेटर। अगर हमने इतना स्टाफ या एम्प्लॉयज रिक्रूट किए हैं, हमारे पास है, हमने प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइज उनको कर दिया है, स्टाफिंग हमने जो रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट कर दी है, जब तक वो कोऑर्डिनेटली एफर्ट नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तब तक जो है वो वर्क अकम्प्लिश नहीं होगा। सो एक टीम वर्क की जरूरत यहाँ पे होती है, सो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट इज द रिपोर्टिंग। आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग। किसी भी वर्क को करने के बाद या चलते वर्क को रिपोर्ट करना, आइदर रिटन रिपोर्ट और ओरल और वर्बल जैसे भी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे प्रोसेस पता लगती है, एक स्टेटस पता लगता है किसी भी वर्क का।
प्रॉपर रिपोर्टिंग नर्सिंग में है, अगर हम क्लिनिकल वर्क करते हैं, आइदर हम टीचिंग में भी हैं, तो रिपोर्टिंग जो है वो अपने सीनियर्स को, अपने कलीग्स को, मान लीजिए जब ड्यूटी एक नर्स की चेंज होती है तो दूसरे को रिपोर्ट जरूर देके जानी है, चेंज ऑफ द ड्यूटी रिपोर्ट। अगर हम नहीं देते हैं तो ये नहीं पता लगेगा कि पेशेंट्स को कौन से इंजेक्शन या ड्रग्स जो है कहीं पेंडिंग तो नहीं रहेगी, ओके, कोई इंजेक्शन रह तो नहीं गया, तो इससे आगे चल के स्टेटस हेल्थ स्टेटस पेशेंट का खराब हो सकता है। वैसे टीचिंग में भी है, कौन सी क्लास का सिलेबस कंप्लीट है, तो कितने टेस्ट हुए, कितने पास हुए स्टूडेंट्स, कितने नहीं हुए, तो ये सारी चीजें आती हैं रिपोर्टिंग में। इससे हम किसी भी प्रोसेस के स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी। लास्ट इज द बी, एंड दैट स्टैंड फॉर बजटिंग। बजटिंग में आ जाती है मनी, बजट। ओके, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बजट के बगैर नहीं चलती। जितने आपने एम्प्लॉयज रखे हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको नई चीजें चाहिए, मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इधर एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जितना आपके पास बढ़िया बजट होगा उतनी आपका प्रोसेस, आप ज्यादा स्टाफ को हायर कर पाएंगे, उनसे वर्क ले पाएंगे, ठीक है, और उतना आप काम जो है अपना वो भी बढ़िया चला सकते हैं। ओके, तो ये बजट जो है उसको प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हमने ये बजट अपना प्लान नहीं किया तो हमारी जो प्रोसेस है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारी स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग और सारी चीज़ें हैं वो भी खराब हो सकती हैं। सो एक एलिमेंट में बजटिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। किसी भी प्रोसेस में बजटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप टाइप कर सकते हैं। बाकी मैं आपको लाइव सेशन जो है वो आपको नेक्स्ट इन्फॉर्म करूंगा कब मैं करूंगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक तो मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ, उसके बाद कम्युनिटी फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मेरे को टाइप करके बता दीजिए, नहीं तो हम जो है नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, नो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप वीडियो ये फेसबुक पेज पर होगा, कॉलेज के ऑफिशियल पेज पर होगा, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन जो है लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लाइव सेशन में करूँगा उसमें मैं आपको क्वेश्चन जो है देख के कि आपका क्या क्वेश्चन था तो उसका मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम।